नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उस नंबर को आप नोट कर लें और अगले आधे घंटे तक आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल आप 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से, जहां पर आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन अब सवाल है कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है। मानव, सबसे पहले आप बताइए, क्या लग रहा है ये जो रिकवरी है ये आपको टिकाऊ दिख रही है और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को अब? मेरे ख्याल से ये जो इतने बढ़िया रैली के बाद जो गिरावट आई है, मेरे ख्याल से ड्यू भी थी, वारंटेड भी थी। प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है। 3 बड़े फैक्टर इसके यही है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो ट्रम्प जीते हैं और उसका थोड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी हमने बढ़ोतरी आती हुई देखी है। दूसरा, हम अगर देखेंगे तो फेडरल रिजर्व की तरफ से 25 बेसिस का कट डेफिनेटली अनाउंस हुआ, लेकिन कमेंट्री बहुत मिक्स्ड रही, क्योंकि कहीं भी उन्होंने आगे के रेट कट का कोई सिग्नल नहीं दिया है। और तीसरा, चाइना की तरफ से जो सेंटिमेंट खराब हुए हैं, जो एस्टिमेट था वो कोई भी ऐसे सिग्नल नहीं दिए स्टिमुलस मेजर्स के, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट थोड़े। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अभी भी जगह है नीचे में, और जा सकता है। एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है 74,800 के आसपास का, लेकिन और थोड़ी जगह लग रही है। इमीडिएट बाइंग कहीं भी आती हुई नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से 75,200 के आसपास मिले तो सेल करना चाहिए। 75,500 का स्टॉप और 74,700 जो इमीडिएट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा। करके सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ महावीर हैं बंगलुरु से। कॉमेक्स पर चांदी क्या $29.5 तक आएगी क्या? महावीर जी ये पूछना चाह रहे हैं। केडिया जी आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, $29.5 तक आएगी क्या चांदी? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, जैसे हमने पहले उम्मीद रखा भी था, जब इलेक्शन और फेड के जो अपडेट आए उससे पहले भी मैंने कहा था एक बड़ा करेक्शन ड्यू है मार्केट में। जो चांदी में लगभग हमने 10% का बड़ा करेक्शन देखा, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मौका है वापस लेने का। चांदी में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 88,500 डोमेस्टिक में और $30 हम इंटरनल, तो एग्जैक्टली हमने 30.28 का लो देखा है। नो डाउट 2 दिन की बड़ी गिरावट है। आज पहला दिन होगा जिसमें मार्केट एडजस्ट कर रहा है। आज शाम को जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो काफी अहम है, बट मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन ये थोड़े बढ़ते हुए आएंगे और आगे रेट कट्स जो हम देख रहे हैं वो अब पॉसिबल नहीं है, जिसके डर के मारे करेक्शन आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि 29 जाए। 30-20 का जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आपको लेके चलना चाहिए। फिर भी एक सेफ्टी बैट के लिए 2980 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मुझे लगता है यहाँ से रिवर्स हो चुका है मार्केट। जो 3240 तक का लेवल, अगर आज का डेटा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी मैं रिवर्सल देख रहा हूं यहाँ से, तो सब मिलाकर मुझे लगता है कि 32.5 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। 30 के नीचे मुझे पर्सनली सस्टेनेबल नहीं लगता है। एक लास्ट कारण इसमें गोल्ड सिल्वर रेशियो भी है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में आप देखेंगे तो मार्केट में इनिशियली गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी, बट ये 86 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इस वक्त 8450 पे आ चुका है, गिरावट दिखा रहा है। जब भी रेशियो में गिरावट आता है तो चांदी आउट परफॉर्म करती है। तो बिल्कुल चांदी लेके चलिए। 2980 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3250 का टारगेट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है इंट्राडे के लिए के करके हम सवाल ले भी रहे हैं और लगातार दर्शक गोल्ड और सिल्वर पे काफी सवाल भेज रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ महेश अग्रवाल हैं। इनका सवाल है कि 10 दिनों में सोना कहां तक आ सकता है? चिंतन आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, सोना नीचे में कहां तक आ सकता है? 10 दिनों का आउटलुक बता दीजिए इनको। मुझे लगता है कि ये जो डेटा है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ट्रम्प अभी जनवरी में प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट करेंगे, तब तक बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, बहुत सारे उनकी जो मिनिस्ट्री है वो डिस्क्लोज होगी। उसके हिसाब से उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आ रहा है और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, टैक्स रिडक्शन की भी बात उन्होंने करी है। तो ये जनवरी तक आप जो अगर देखोगे तो उनके जो स्टेटमेंट है उन्हीं को लेके माना जाएगा और यूएस डॉलर उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यूएस लोकल मार्केट बहुत ल्यूक्रेटिव हो जाएगा। इसके लिए अपन देख सकते हैं कि हर असेट क्लास के अंदर आज के दिन में बिकवाली आ रही है।
अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट वहां का जो 10 ईयर जो ट्रेजरी है वो भी 4.20 का लो बन के 4.40 की तरफ आ गया है। डॉलर इंडेक्स भी 106 के करीबन आ गया है। तो मुझे लगता है ये सॉफ्ट ही रहेगा और 10 दिन बिल्कुल ही बाई की तरफ से तो नहीं खेलना चाहिए। वी शुड एंटिसिपेट सम मोर करेक्शन। उसमें अगर ये कोई करेक्शन के अंदर 1 सेकेंड कोई रैली आता है तो इट्स अ गुड पॉइंट टू सेल और स्टे अवे। बट वी एट एबेंस वी बिलीव कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे एसेट क्लास होते हैं जो ज्यादा बेच के नहीं चलना चाहिए। तो ऑप्शन का बेयर स्प्रेड का सहायता लेना चाहिए जहां पे रिस्क बहुत लिमिटेड हो और नीचे की साइड आपको प्रॉफिट मिले। बट सेल ऑन राइज में बोलूंगा, अगर आपको 92,000 के करीबन अगर चांदी मिलती है तो 10 दिन के लिए बेचनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 93 94। बट मैं फिर भी बोलूंगा बेयर स्प्रेड और ऑप्शन से खेलना वो ज्यादा उचित रहेगा देन द फ्यूचर। और गोल्ड के अंदर भी अगर आप इंटरनेशनल लेवल की अगर आप बात करो तो अभी भी ये 23% फिबोनाची लेवल पे ही आया है। तो यहाँ पे और जगह है और ये सबड्यूड ही रहेगा। आप वो पहले जैसी तेजी वन साइड कोई भी एसेट क्लास में एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिलेगी। डॉलर इज किंग नाउ। एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम अतुल चतुर्वेदी जी के पास जाएंगे। खाने के तेल को लेकर एक बड़ी खबर है, वो अपडेट आपको देंगे। उससे पहले एक सवाल है, अभिषेक हैं जयपुर से, दो सवाल इन्होंने भेजे। एक सवाल है इनका कि सिल्वर माइक्रो जो नवंबर एक्सपायरी वाला है वो क्या 83,000 रुपए तक आएगी क्या? और दूसरा सवाल है नेचुरल गैस मिनी का रेंज पूछ रहे हैं। मानव, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, सिल्वर माइक्रो 83,000 तक आएगी क्या? जी मेरे ख्याल से हम सिल्वर और नेचुरल गैस दोनों के ही जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स है या नियर बाय कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी एक बार लेवल्स की बात कर ले तो मेरे ख्याल से सिल्वर एक बार 90,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है अगर मेगा की बात करें। इमीडिएट बेसिस पे मेरा ऐसा ध्यान है कि जब तक 90,300 90,250 नहीं निकलता है ऊपर की तरफ तब तक चांदी में वो इमीडिएट तेजी नहीं बनती है। अभी भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो लेवल से सेल करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। 88,000 का सपोर्ट डेफिनेटली लिया है मेगा के हिसाब से, लेकिन 88 नीचे में और 90,200 90,500 ऊपर में एक बहुत बड़ा और अच्छा रेंज है। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है सिल्वर सेल ऑन राइज की कैटेगरी में बनता है। सिमिलरली नेशनल गैस की भी अगर बात करें, नेशनल गैस की ओवरऑल अब तक जो तेजी आई है वो वेदर रिपोर्ट वेदर फोरकास्ट के हिसाब से इन्वेंट्री नंबर्स भी हमने अच्छे आते हुए देखे हैं, थोड़ी वेदर रिपोर्ट भी अच्छी आई है, लेकिन अब टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस आया है। और कल के ही दिन में क्रूड और नेशनल गैस दोनों की इन्वेंट्री एक ही दिन पे है, तो थोड़ी वोलैटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेशनल गैस में 245 के आसपास अगर हमें नेशनल गैस मिलता है तो 250 के स्टॉप लॉस से 236 का टारगेट जो उसका इमीडिएट सपोर्ट है वहां तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपके सवालों के और भी जवाब दिए जाएंगे। आप हमें लगातार सवाल भेजते रहिए, व्हाट्सएप करते रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी है। शुक्रिया अतुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। खबर यह है कि 2023-24 ऑयल ईयर में खाने के तेल का इंपोर्ट कम हुआ, ये हिंदुस्तान के हिसाब से अच्छी खबर है। और कुल जो इंपोर्ट बिल हुआ है 2023-24 ऑयल ईयर का वो है 1.31 लाख करोड़ का। 2023-24 ऑयल ईयर में करीब 160 लाख टन खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल से करीब कम है। पिछले साल करीब 165 लाख टन का खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ था। अतुल जी, क्या लग रहा है ये जो कमी इंपोर्ट में आई है, क्या लग रहा है ये कुछ मार्केट वापस से शिफ्ट हो रहा है, सेल्फ रिलायंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे सर, या अभी कहना बहुत मुश्किल है, ये छोटा सा आंकड़ा है? नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। आज की तारीख में तो ये छोटा सा आंकड़ा है, पर एक चीज आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए पाम ऑयल जरूरत से ज्यादा तेज हो गया था, तो जिसके चलते इस साल का अगर आप इंपोर्ट नंबर देखेंगे तो मैं समझता हूँ पाम ऑयल का इंपोर्ट लास्ट ईयर के मुकाबले काफी घटा है। और सॉफ्ट ऑयल इन पर्टिकुलर सनफ्लावर ऑयल, उसका इंपोर्ट हिंदुस्तान में बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर ये जो 500,000 टन या 5 लाख टन की इस साल इंपोर्ट कम हुआ है, वो बाय एंड लार्ज पाम का है, और पाम हैज प्राइस्ड इटसेल्फ आउट। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर पाम का लेवल थोड़ा नीचे नहीं आया तो पाम हिंदुस्तान में धीरे धीरे कम होता जाएगा।
और हिंदुस्तान का खुद का जो प्रोडक्शन है पाम ऑयल का वो बढ़ता जाएगा। वो गवर्नमेंट की उसकी तरफ पूरी तवज्जो भी है और उस पर एक्सपेंशन भी दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा ही सीन है। बट एक चीज और मैं आपके साथ बोलूंगा कि हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल सीड्स का रकबा भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ। और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है। ओके। और इस साल बरसात पानी काफी अच्छा रहा है। तो आप देखिए सोया की भी क्रॉप बहुत बढ़िया है, मस्टर्ड की भी क्रॉप बढ़िया है। और अगर बरसात पानी ऐसा ही रहा तो कोई कारण नहीं है कि अगले सीजन में आप देखें कि मस्टर्ड की क्रॉप और बढ़िया होती है। तो ये सब चीजें हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अच्छी हैं। ओके। कोई भी देश ओके। 132 1.32 लाख करोड़ का इंपोर्ट, जो कि सबसे मतलब मेरे समझता हूँ तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है। हाँ बिल्कुल, ये अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब मेरा एक सवाल ये होगा, 2-3 सवाल है मेरे पास, तो मैं चाहूंगा कि आप छोटे छोटे जवाब दें क्योंकि बहुत सारे दर्शक वेट भी कर रहे होंगे। तो जो अब ये रिपोर्ट कह रही है कि 3 से 4% सालाना हमारी कंजम्पशन की ग्रोथ है खाने के तेल को लेकर। अब जो ये कौन कौन से फैक्टर है जो ये खपत को बढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री कैसे सस्टेनेबल बेसिस पे इसको इस डिमांड को कैसे मीट करेगी। और दूसरा एक और सवाल मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, पिछले कुछ सालों में किस तरह का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि जो 3 से 4% की अपने ग्रोथ मान रहे थे वो पिछले सालों में थी क्योंकि प्राइसेस लो थे। अब चूंकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस हाई हो गए हैं और इंपोर्ट ड्यूटी भी 20% आ गई है, तो मेरा ये मानना है कि जो ग्रोथ विल बी मच मोर मॉडरेटेड और वो 3 से 4% की ग्रोथ नहीं रहेगी क्योंकि हिंदुस्तान प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और जहां तक कंज्यूमर प्रेफरेंस का सवाल है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत बड़ा रद्द बदल तो नहीं हुई है, पर डेफिनेटली सनफ्लावर ऑयल को डेफिनेटली हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा वो मिला है, क्या नाम, लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। लाइट ऑयल है और इससे आप देखिए इसका इंपोर्ट भी ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन टन का हो गया, 35 लाख टन का, और वो कंपेटिटिवली प्राइस्ड भी तेल है। ओके। तो ये सब चीजें हैं। पाम के लिए मैं समझता हूं थोड़ी नुकसानदेह होंगी अगर पाम ने ऊपर का लेवल नहीं छोड़ा तो। ओके, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह का भारत का भी फोकस है सेल्फ रिलायंस की तरफ, और आप भी कह रहे हैं, रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में हमारे देश में पाम तेल का उत्पादन बढ़ेगा। हालांकि वो उतना नहीं बढ़ेगा कि हम अब इंपोर्ट को पूरी तरह से कवर करें, लेकिन काफ़ी कुछ हम कम कर सकते हैं। अब एक मेरा सवाल सर ये होगा कि जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि बम्पर क्रॉप का उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, एरिया भी तिलहन का बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है किस तरह से चीज़ें आगे बदलने वाली अगले कुछ सालों में, और कोई मेजर शिफ्ट आप देख रहे हैं इंडियन एडिबल ऑयल मार्केट में? नहीं, मैं एक ही शिफ्ट देख रहा हूं कि इस समय मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट में थोड़ी सीरियसनेस है कि ये जो अपने एडिबल ऑयल सिक्योरिटी हम लोगों ने इतनी हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड करी हुई थी उसकी तरफ, और चूंकि अपने जो नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये भी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, उनको भी सब आइडिया ज्यादा बेहतर है। तो मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंस ऑयल सीड को मिलनी चाहिए वो अब धीरे धीरे मिल रही है, और इसका नतीजा हिंदुस्तान में सामने दिखाई देगा आने वाले सालों में। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा ही डायरेक्शन में है अपने लोग। तो एक ही चीज जो तकलीफ दे हो रही है कि हिंदुस्तान में क्रॉप तो बढ़ रही है, बट आप ताज्जुब करोगे कि क्रशिंग जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। ओके और सारा सीड जो है ज्यादा करके वेयर हाउसेज में जा रहा है। आज सोयाबीन का ले लीजिए, सोयाबीन का प्रोडक्शन इस पीरियड में नवंबर दिसंबर में 14-15 लाख टन महीने का क्रशिंग होता था, अभी 7-8 लाख टन से ज्यादा नहीं हो रहा है। राइस ब्रान ऑयल का एक्सपोर्ट होता था, अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता था, पर राइस ब्रान ऑयल नहीं, सॉरी, एक्सट्रैक्शन, तो उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो ये जो DDGS के कारण ऑयल मिल का कंजम्पशन घटने से, आउटलेट घटने से, उसका डेफिनेटली क्रशिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ये बात है कि अब अगर उसके बाई प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं रहेगी, उसको भाव नहीं मिलेंगे, तो उसका असर तो उत्पादन पर भी होगा।
तेल का भी उत्पादन जो अन्य सोर्सेस है उस पर तो असर होता ही है। सर, आप पॉलिसी मेजर्स की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार ने जिस तरह से पॉलिसी मेजर्स ले रही है, एमएसपी बेहतर दे रही है, साथ ही यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि घरेलू उत्पादन भी बढ़े और यहाँ के भी रिफाइनर्स को फायदा हो। क्या लग रहा है और क्या करने की और किस तरह के पॉलिसी मेजर्स लेने की यहाँ पर जरूरत है ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर वो कम हो? छोटा जवाब दीजिएगा सर। गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, एमएसपी बढ़ाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी जरूरी है कि एमएसपी जो आप बढ़ा रहे हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट फोर्सेस ही उस एमएसपी को वो कर दें, क्या नाम, उस लेवल पे बाजारों को ले आए और गवर्नमेंट को ज्यादा खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो आज की तारीख में सबसे पहले जरूरी है कि हिंदुस्तान को अपने सोयाबीन मील्स के ऊपर किसी न किसी तरह से WTO कंपैटिबल सब्सिडी देनी चाहिए 10-15% से, जिससे कि मील का एक आउटलेट बढ़ेगा, वो बहुत जरूरी है। और इमीडिएटली हिंदुस्तान को राइस ब्रांड एक्सट्रैक्शन को भी बैन को उठाना चाहिए, जिससे कि राइस ब्रांड की प्रोसेसिंग भी बढ़े। तो अगर ये सब प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो हिंदुस्तान में डेफिनेटली तेल का वो भी बढ़ेगा, क्या नाम, क्वांटिटी भी बढ़ेगी अपनी डोमेस्टिक, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अगर नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी। भाव को लेकर जिस तरह से तेजी पाम तेल में आई है, 15% से ज्यादा की तेजी महीने भर में, करीब करीब 16% की तेजी, क्या लग रहा है ओवरऑल प्राइस का आउटलुक आपका क्या है सर? 1 मिनट में पूरा आउटलुक समझा दीजिए सभी खाने के तेल का। 1 मिनट में तो हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते, पर खैर इन एनी केस हिंदुस्तान के वर्ल्ड में पाम ने अपने आप को एक अलग जगह बना ली थी, और ये सारी है कि B40 1 जनवरी से लागू कर देंगे इंडोनेशिया में, तो बायोडीजल के अंदर। तो पर मैं समझता हूं कि ये सारे प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। इस लेवल से पाम को ऊपर जाना मैं समझता हूं काफी तकलीफ देह है, कि पाम का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5000 या 5500 हो जाएगा, वो मैं नहीं समझता होगा। और सोयाबीन की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है, और ब्राजील के अंदर जो नई क्रॉप का सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बाजारों को बहुत ज्यादा भागने न दे। तो मैं समझता हूँ पाम को नीचे गिरना पड़ेगा, और नहीं गिरेगा तो पाम का कंजम्पशन भी डेफिनेटली घटेगा। तो वो मैं समझता हूँ एक डेफिनेटली है। तो इस लेवल से बाजारों का ऊपर का घर में सोचता हूँ धीरे धीरे बाजार छोड़ेंगे, और हिंदुस्तान की डोमेस्टिक क्रश भी चालू हो जाएगा एग्रेसिवली, तो वैसे भी ये लोकल अवेलेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, दर्शकों को पूरा मार्केट का सिनेरियो आपने समझा दिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वापस से अपने दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। कई सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जल्द लौटते हैं। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ET Now स्वदेश पर। Your ideas backed by AI-powered productivity. Introducing the Lenovo AI PC. That's AI-powered creativity in your hands. That's smarter AI for you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले दर्शक हमारे साथ स्वाति हैं नासिक से। क्रूड की 5800 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 77 रुपए पे खरीदी है। क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? 5800 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। देखिए विष्णु, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जो भी न्यूज थी, चाहे हम ओपेक की बात करें, डिमांड की बात करें, वो सब ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुकी है। तो 5800 का जो कॉल है उसमें बने रहिए। मुझे लगता है कि 100 से 120 तक का जंप मिल सकता है। फ्यूचर पे भी मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस है जो 5880 5900 तक का जंप मिलेगा, तो इनको बने रहना चाहिए 5800 के कॉल में।
है कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? चिंतन आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कॉपर में आगे किस तरह की चाल रहेगी कॉपर की? बेस मेटल एक्चुअली अगर आप देखो तो पूरा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर मेजोरिटी रहता है। तो अगर आप देखोगे तो चाइना इतने स्टिमुलस ऑफर कर पा रहा है पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। प्लस यहाँ पे ट्रम्प का जो इलेक्शन हुआ है इससे यूएस और चाइना के रिलेशन हमेशा थोड़े से तंग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं एज ऑफ नाउ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट जो टेक्निकल लेवल जो है 800 रुपए का, ये बहुत अच्छा लेवल है कॉपर के अंदर। अगर यहाँ से 790 अगर ये नहीं तोड़ता तो वापस आपको एक बार के लिए 825 और 830 का लेवल देखने को मिल सकता है। पर मुझे लगता है नया बाई तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाते हैं तो बहुत ही गंभीरता से उसका स्टॉप लॉस डाल के उसको फॉलो करना चाहिए। दर्शक हमारे साथ हंसमुख है गुजरात से, क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करें? आप बताइए मानव, क्रूड और नेचुरल गैस इन दोनों पर आपकी राय क्या है? जी मेरे ख्याल से अगर थोड़े लंबे स्तर की बात करें ये महीने के हिसाब से क्रूड नेचुरल गैस दोनों में ही थोड़ी बिकवाली लग रही है। क्रूड में हमने रिसेंट एक रिलीफ रैली डेफिनेटली देखी है 5050 5820 के आसपास की, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सेलिंग और कंटिन्यू होनी चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नीचे का ही है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना थोड़ा सजेस्टेड नहीं है। जितनी भी ऊपर आती है तो सेल ऑन राइज का व्यू मेरा रहेगा। 5810 के आसपास अगर मिलता है तो सेल करना चाहिए। 5870 का स्टॉप और 5650 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे लग रहा है। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी जैसे मैंने कहा ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन इमीडिएट अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस ले सकते हैं। थोड़ा एक 250 के आसपास का जो लेवल है वो फर्स्ट एक हिट हुआ है रेजिस्टेंस, वहां से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो अगेन 245 के आसपास हम सेल कर सकते हैं। 250 का स्टॉप और 236 का टारगेट जो सपोर्ट है वहां तक का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले दर्शक नवनीत हैं, कॉपर और जिंक पर राय चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए केडिया जी कॉपर और जिंक में? देखिए विजय, मुझे लगता है कि जो भी हमने अभी चाइना से अपडेट देखा है पिछले 3 दिन में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज के नंबर्स है और जहां पे डॉलर इंडेक्स में बड़ा जंप आया था, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में करेक्शन रहेगा जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल को एक सपोर्ट मिलेगा। खास करके अगर मैं कॉपर, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट स्तर पे, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटीज है जहां पे मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है। तो जिंक के अंदर मुझे लगता है कि कंटिन्यू बाइंग साइड ही रहना चाहिए। नो डाउट हमने एज कम्पेयर टू कॉपर स्टेबिलिटी भी देखी। तो जिंक के अंदर सबसे पहले थोड़ा पुल बैक अगर 270 टू 273 तक मिलता है वहां पे लेके चलिए। ऊपर में 275 से 280 तक का टारगेट मिलेगा। कॉपर के बजाय मुझे एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है जहां पे 235-36 के करीब लेके चलेंगे। 238 से 240 तक का टारगेट मिलेगा, जबकि कॉपर में भी 808 810 तक के एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। कॉपर और जिंक को लेकर ये सलाह है। केडिया जी अब मसालों पर आपका व्यू बता दीजिए। जीरा और धनिया, धनिया में बहुत अच्छी तेजी दिखी है, क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर यहाँ पर? तीनों मसाले में मुझे तड़का लगते हुए दिख रहा है। धनिया में और जीरे में दोनों में तेजी इसलिए क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में इस बार ड्रॉप रहेगा, भाव में कमी थी और फार्मर गुजरात, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे हम देखेंगे कि चना, गेहूं, इनमें शिफ्टिंग है। तो धनिया में अभी भी तेजी जारी रहेगी। जो इमीडिएट टारगेट तो 7650 है, बट मंथ एंड तक हम 8000 का लेवल क्रॉस कर पाएंगे। जीरे के अंदर भी एरिया कम रहेगा बट कैरी ओवर अच्छा होने की वजह से लिमिटेड तेजी रहेगी। बट 25-100 के करीब लेके चलिए। 25,500 से 25,800 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी कहीं पे भी सपोर्ट नहीं ले रही, बट बैलेंस शीट बहुत टाइट है। अर्ली रमजान की डिमांड रहेगी। हल्दी में भी 13,200 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 13,600 का रहेगा। ओके, तो मसालों में आपको तीनों ही काउंटर पसंद है। एक सवाल ग्वार पर भी बनता है क्योंकि काफी गिरावट के बाद आज रिकवरी की कोशिश दिख रही थी, क्या लग रहा है सर आगे क्या होगा केडिया जी ग्वार में? देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रही है। एक्सपोर्ट के नंबर लास्ट मंथ के थोड़े निराशाजनक थे बट इतने भी नहीं है अगर आप पूरे साल भर के देखेंगे तो दायरा बना हुआ रहेगा। दिसंबर वायदा 5100 से 5300 का दायरा है, जिसको देखते हुए 5180 में लीजिए। 5120 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5280 का टारगेट रहेगा। गवार गम मुझे स्ट्रांग लग रही है जिससे यूएस की जो पॉलिसी रहेगी वो क्रूड एक्सपोर्ट के ऊपर रहेगी, जिसका रिग काउंट पे पॉजिटिव असर पड़ेगा और गवार गम को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। 10,400 पे लेना है। 10,200 का स्टॉप लॉस, 10,700 का इमीडिएट टारगेट। बट कुल मिला के आप ध्यान रखिए, अगर नवंबर की एक्सपायरी के बाद मार्केट में थोड़ा भी बूस्टअप मिलता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दोनों ही काउंटर पे दिखेगी, जिस ढंग से वॉल्यूम, प्राइस एंड ओआई तीनों में जो ड्रॉप है वो एक कंसोलिडेशन का संकेत देता है।
आखिरी सवाल चिंतन आपसे, एक दर्शक है, विकास नाम है, पुणे से, ये जानना चाहे क्रूड और एनजी में क्या करें। छोटा जवाब दे दीजिएगा चिंतन, क्या करना चाहिए क्रूड और एनजी में इनको? क्रूड मेरे ख्याल से साइडवेज ही रहेगा। 5700 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है, एक बार आप यहाँ पे टेक्निकल बाउंस के लिए बाई कर सकते हो। बट अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही है कि गोल्ड इज देयर ब्लैक गोल्ड, क्रूड इज देयर ब्लैक गोल्ड। तो मुझे लगता है कि वहां पे सप्लाई आती रहेगी, तो ऊपर के लेवल पे अपने को सप्लाई देखने को ही मिलेगा। तो ये रेंज बाउंड रहेगा 5650 से लेके 5800 के बीच में। और जो नेचुरल गैस है वहां पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए बाइक से चलना चाहिए। नवंबर का वेदर हमेशा यूएस के अंदर थोड़ा माइल्ड होता हुआ दिखता है, बट दिसंबर में अगर थोड़ा भी एक्सेप्शन हुआ तो ये जो लेवल थे 250 260 के, यहाँ से अपने को बहुत अच्छे बाई के लेवल मिल सकते हैं। तो 240 का स्टॉप लॉस रख के नेक्स्ट महीने में 300 सवा 300 के लेवल के लिए बाई रखना चाहिए जी। महीने के लिए ये कॉल आपकी तरफ से नेचुरल गैस पर है और साथ ही क्रूड पर भी राय चिंतन की आ गई। शुक्रिया चिंतन मेहता आपका, मानव मोदी आपका, केरिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को फटाफट समझा दिया कि एग्री और नॉन एग्री मार्केट में उनको क्या करना चाहिए। जो भी दर्शक सवाल, जिनके सवाल शामिल मैं नहीं कर पाया था या बहुत सारे रिपीटेटिव सवाल आ रहे थे, उनके सवाल कोशिश करूँगा बाकी के शोज में शामिल करने की। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।